सभी ओके। को नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार के दैनिक श्रृंखला के 976वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह हैं। डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह हो गया सर, हो गया। GDMHMCH पटना के में पूर्व सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं और ये बिहार सरकार में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनके आज के वेबिनार का टॉपिक अर्थराइटिस एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सर से आग्रह करती हूँ कि अपना व्याख्यान शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें और हमें लाभान्वित करें। सर, आप अपना PPT शेयर कर सकते हैं सर। ठीक, थैंक यू। ये तो पीपीटी जी आ जी, गया। ये विजिबल है सर, विजिबल है। ठीक है। जी जी। ओके, राइट। चल गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आप सभी को। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत कॉमन टॉपिक है और कॉमन पेशेंट इसके है, बहुत ज़्यादा ही पेशेंट इसके हैं। वह है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस पे हम लोग जितने तरह के अर्थराइटिस होते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने एक घंटे में जितने हम लोग कवर कर सकें। और क्योंकि इस अर्थराइटिस को हम लोग मेनली इसलिए टॉपिक लिए हैं इसको कि और एक साथ हम लिए हैं क्योंकि जो भी पेशेंट ज्वाइंट के पेन पेन के आते हैं तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होता है। क्योंकि जब तक हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं उसको कि किस टाइप के ज्वाइंट पेन है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट ना मैनेजमेंट कर पाते हैं उसको और ना सही दवा दे पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मरीज काफी लंबे समय तक उस ज्वाइंट पेन से सफर हो जाते हैं। लास्ट में वो दवाई या तो छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर वह उसी ढंग से जीना सीख लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्वाइंट में जो कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में समझाएंगे अभी हम। देखिए होता क्या है। सबसे पहले जैसे जो ज्वाइंट है वो भी हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है। ये भी हमारे बॉडी का एक कंपोनेंट है, बॉडी के पार्ट होते हैं, साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है ये। ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट जो होता है जहाँ दो बोन जहाँ पर जंक्शन होता है ना, उस जगह के पॉइंट को ज्वाइंट बोलते हैं। दो बोन जहाँ जुड़ते हैं उसको ज्वाइंट बोलते हैं। अब ये जो ज्वाइंट जो होते हैं उसमें उसका मेन वर्क क्या होता है, तो ज्वाइंट का काम होता है दो बोन को जोड़ना, फिर उसको एक फिक्स प्लेस पे रखना, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना, उसके मोबिलिटी को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, और साथ साथ उसके दोनों के बोन के बीच के स्पेस को मेंटेन करना, स्टेबलाइज करना, बॉडी को स्टेबलाइज करना, कोऑर्डिनेशन करना, बॉडी को मतलब गेट पैटर्न को मेंटेन रखना। यानी एक ज्वाइंट का मेरे बॉडी में बहुत सारे, जब तक ज्वाइंट होंगे नहीं तब तक हम बॉडी को मूव नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते हैं। तो ज्वाइंट तो हमारी बॉडी में हर जगह पे ज्वाइंट होते हैं। अब ये ज्वाइंट तीन वेराइटीज के आपकी बॉडी में होते हैं। ऐसे ज्वाइंट में जो कंपोनेंट आप देखे होंगे, पिक्चर में दे रहे होंगे कि जो ज्वाइंट जो बनता है वो ज्वाइंट में क्या क्या रहते हैं। कोई भी ज्वाइंट देखिएगा तो ज्वाइंट में दो बोन होते हैं, दो बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, उस बोन से मसल अटैच कर रहे टेंडन भी होते हैं, लिगामेंट और बोन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ बरसा भी होता है वहाँ पे, फिर उसका दो बोन के एंड पे कार्टिलेज होते हैं, उसके बाद लिगामेंट के अंदर में जो होते हैं वो मेनिस्कस जैसे वहाँ पर अब साइनोवियल सेल्स होते हैं वहाँ पर, जिस साइनोवियल सेल से साइनोवियल फ्लूइड बनते हैं। इस सारे मिल करके ज्वाइंट बनता है। हाँ, अलग बात है कि सारे ज्वाइंट में बरसा नहीं होते हैं, सारे ज्वाइंट में साइनोवियल फ्लूइड नहीं होते हैं, सब मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपोनेंट तो ज्वाइंट में रहता ही है। तो ज्वाइंट जो होते हैं वो ऐसे हम लोग जो बता रहे हैं, तीन वैरायटीज के ज्वाइंट होते हैं। एक ज्वाइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करता, सिर्फ दो बोन को जोड़े हुए हैं। जैसे आप स्कल का बहुत देखे होंगे, जैसे सूचर ज्वाइंट और होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। या फिर जहाँ पे जैसे टूथ और जहाँ बोन सॉकेट होता है उसमें भी जो होता है मूवमेंट नहीं होती है।
दूसरा होता है बहुत स्लगिश मोटाइल मोबिलिटी, यानी कि स्लाइट उसमें मूवमेंट होता है। ऐसे ज्वाइंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर रिब्स का हो गया, स्टर्नम हो गया, या बैक हो गया, स्पाइन हो गया, वहां पर क्या होते हैं ना कि बहुत कम मूव करते हैं, वहां पे भी कार्टिलेज होता है दो बोन के बीच में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को ज्यादा जो पेशेंट जो मिलते हैं वह होता है साइनोवियल ज्वाइंट वाले पेशेंट। ज्यादातर जो पेशेंट मिलते हैं हम लोग को वो साइनोवियल ज्वाइंट वाले पेशेंट मिलते हैं। अब साइनोवियल ज्वाइंट होता कहाँ पे है? तो जितने भी हमारे बॉडी में ज्वाइंट होते हैं जो बहुत ज्यादा मूव करते हैं, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री, यानी वैसे ज्वाइंट जो ज्यादा मूव करते हैं वह ज्वाइंट पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और उस ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि उसको मूव कराने के लिए वहां पर बहुत अच्छे विस्कस मटेरियल होते हैं, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। सनोवियल फ्लूइड, हम इसके बारे में आगे चीज करेंगे उसके बाद। तो ये जो ज्वाइंट जो होते हैं ना, मतलब बॉडी में कई वैरायटीज के होते हैं। अब जो हम लोग बात करें यहाँ तक तो समझ में आप जान ही रहे होंगे, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट होते हैं। अब इस ज्वाइंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है अभी के समय का, जिसे हम अभी जो मेरा टॉपिक है अर्थराइटिस है, यानी ज्वाइंट में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने को अर्थराइटिस बोलते हैं। अब ये कंपोनेंट का कुछ चाहे हुआ कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन हो, लिगामेंट में है, सनोवियल मेम्ब्रेन में है, या बर्सा में हो, या बोन जो इन बोन का इंड है उसमें हो, किसी पार्ट पे जो इन्फ्लामेशन होंगे तो उसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। आज अगला पॉइंट चलते हैं। यह अर्थराइटिस एक चाइल्डहुड से लेकर और ओल्ड एज तक, हर एज को ये अर्थराइटिस होता है, चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक। लेकिन अलग अलग एज वाइज में कुछ ज्वाइंट के जो आपको डिजॉर्डर मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अब चाइल्डहुड में जो ज्वाइंट के डिजॉर्डर होते हैं अर्थात वो कुछ अलग वैरायटीज के होते हैं, एडल्टहुड में कुछ अलग होते हैं, ओल्ड एज में कुछ अलग होते हैं। तो ज्वाइंट में उसमें भी कुछ मेल फीमेल की बात भी करेंगे तो उसमें भी कुछ आगे आपको एडवांस एज में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो अर्थराइटिस जो होता है यह हर एज वाले ग्रुप को होता है, हर एज वाले को होता है अर्थराइटिस। तो उसी तरह से क्या करते हैं ना कि कई वेराइटीज का अर्थराइटिस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे एक अर्थराइटिस होता है जो बचपन में होता है, जिसको हम लोग जुवेनाइल अर्थराइटिस बोलते हैं या चाइल्डहुड अर्थराइटिस बोलते हैं। एक अर्थराइटिस जो होता है वह एडवांस एज में होता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। एक अर्थराइटिस होता है जो यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है, उसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। एक अर्थराइटिस होता है जिसमें एंटीबॉडी के कारण अर्थराइटिस होते हैं, उसको ऑटो इम्यून अर्थराइटिस बोलते हैं। और एक अर्थराइटिस जो होता है जो इन्फेक्शियस एजेंट से होता है, जिसको हम लोग इन्फेक्टिव अर्थराइटिस बोलते हैं। यानी अर्थराइटिस भी जो होते हैं हम लोग के बॉडी में वह अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कॉज के अनुसार होते हैं। हमें कॉज को जानना बहुत जरूरी होती है। जब तक हम कॉज को नहीं समझेंगे तब तक हम मैनेजमेंट पे उतना नहीं फोकस कर पाते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल सिम्टम लेते हैं उसमें, लेकिन हम लोग 50% ज्वाइंट के केस में क्या होता है ना, ज्वाइंट में 50 से 70% जो होता है ना, हमें वहाँ पे कॉजेटिव एजेंट पे ध्यान देना पड़ेगा और वहाँ पर तो थेराप्यूटिकली लेना पड़ता है। बाकी जब बच जाता है फिर हम लोग उसमें कंस्टिट्यूशन, फिर हम लोग फिर मेंटल को लेकर के फिर हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ज्वाइंट तो डायरेक्टली यहाँ पर एनाटॉमिकल कंडीशन हो गया ना यहाँ पे, वहाँ पे डायरेक्टली आपका स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमको वहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बचपन में जो चाइल्डहुड में जो अर्थराइटिस होता है ना उस पे बात करें। चाइल्डहुड में जो पहले तो हम जो यहाँ पर जिक्र करेंगे वो जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस की बात करेंगे। लेकिन चाइल्डहुड में एक और अर्थराइटिस होता है जो ऑटो इम्यून में बात करेंगे, वो भी हम चलेंगे हम लोग, जिसको हम लोग रोमैटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। वो भी यहाँ छोड़ दे रहे हैं, उसको हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम वह अर्थराइटिस चल रहे हैं जो चाइल्डहुड में जुवेनाइल अर्थराइटिस के नाम जानते हैं, जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस? क्योंकि बचपन में जो अर्थराइटिस होते हैं, एक तो रूमेटिक अर्थराइटिस होते हैं जो यहाँ हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो आगे पढ़ेंगे ऑटो में बताएंगे इसको हम। लेकिन एक जो बचपन में जो अर्थराइटिस होता है वह कुछ कुछ बच्चों में आर ए फैक्टर होता है ना कि जो साइनोवियल ज्वाइंट पे
एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होते हैं? लिगामेंट के चारों तरफ होते हैं, अंदर की तरफ से होते हैं। मेनिस्कस बोलते हैं, इनर मेनिस्कस में वह सेल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल सेल बोलते हैं। और साइनोवियल सेल से कुछ फ्लूइड बनते हैं जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और वो फ्लूइड में क्या क्या रहते हैं? उस फ्लूइड में रहता है CCP, साइक्लिक साइटोलेटेड पेप्टाइड। और दूसरा होता है उसमें ये पेप्टिडोग्लाइकेन। और तीसरा होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। यही कंपोनेंट मिलने से जो बनता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल सेल जो होता है ना, वह साइनोवियल सेल एक तो बनाता है पेप्टिडोग्लाइकेन बनाता है, दूसरा बनाता है साइक्लिक साइक्लेटेड पेप्टाइड, CCP बोलते हैं, और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों कंपोनेंट जब पानी के साथ मिलता है ना, तो अल्कलाइन विस्कस सब्सटेंस बनते हैं। अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड बनता है। इसी के कारण ज्वाइंट जो होते हैं वह फ्रीली मूव करता है, फ्रिक्शनलेस मूव करता है। अब क्या होता है, किसी किसी बच्चों में चाइल्डहुड में ही वो साइनोवियल सेल का एंटीबॉडी बन जाता है। अब होता क्या है ना, इसके पीछे बहुत लंबी बात तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आर्गिनिन आर्गिनिन जो होते हैं एक प्रकार का जो होता है ना, वो एमिनो एसिड होता है। वह आर्गिनिन जो होता है वह साइनोवियल सेल में जा करके CCP में कन्वर्ट होता है। अब वही CCP जो होता है ना, वो साइनोवियल फ्लूइड को विस्कस बनाता है। अब उसी विस्कस के कारण ज्वाइंट में फ्रिक्शनलेस बनता है। अब होता क्या है, किसी किसी बच्चों में जो इम्यून सिस्टम जो होता है, बच्चा में तो टी लिम्फोसाइट हाइपर एक्टिव होता है। अब होता क्या है ना, कि जो टी लिम्फोसाइट उस CCP को जो है ना, जो आर्गिनिन से जो CCP बनता है, वो समझ लेता है कि शायद फॉरेन बॉडी है कोई। और क्या करता है वो टी लिम्फोसाइट, वह आर्गिनिन CCP को बनने नहीं देता है, और उसके अगेंस्ट में क्या होता है ना, एक अलग से वह साइटोटॉक्सिक टिश्यू बना लेता है और उस प्रोटीन को डैमेज करता है। या फिर वह एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, कि उसी एंटीबॉडी के कारण ज्वाइंट में क्या होता है ना, आपको पेन पेन होते हैं, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होते हैं, ज्वाइंट में स्टिफनेस होते हैं। तो चाइल्डहुड में कभी कभी मिलता है यहाँ पर कि कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसको, ना उसमें स्टेप्टोकोकस का प्रॉब्लम था, ना उसको टॉन्सिलाइटिस था, फेरेंजाइटिस भी कुछ नहीं था। और फिर अकस्मात उसको ज्वाइंट में पेन होने लगता है, ज्वाइंट के मसल वेस्टिंग होने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस बोलते हैं। शुरू में समझ में आता नहीं है कि किस वजह से होता है। तो इसमें या तो मरीज बच्चों में क्या होता है कि CCP का एंटीबॉडी बन जाता है, या RA फैक्टर यानी कि सेल का एंटीबॉडी बन जाता है। और कुछ कुछ में वो भी पता नहीं चलता है, वो टी लिम्फोसाइट हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटिक, सॉरी जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थाइटिस बोलते हैं। अब जो होता है, ये जो होते हैं तीन चार वेराइटीज के होते हैं। एक जो होते हैं जिसमें कुछ बच्चों में चार ज्वाइंट से कम, यानी कि दो तीन ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगो आर्टिकुलर अर्थाइटिस बोलते हैं। ओलिगो आर्टिकुलर अर्थाइटिस मतलब होता है कि एक दो तीन ज्वाइंट उसमें क्या होते हैं, बच्चों में इन्फ्लाम होते हैं, एक दो तीन ज्वाइंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरे जो होते हैं पोली आर्टिकुलर अर्थाइटिस होते हैं, जैसे बहुत सारे ज्वाइंट जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद एक जो होता है इथाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि लिगामेंट में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। और ये जो होते हैं कहीं कहीं पे लिगामेंट, खासकर नी ज्वाइंट होते हैं, या फिर एल्बो ज्वाइंट होते हैं, एंकल ज्वाइंट होते हैं, वहां पर के लिगामेंट में इन्फ्लामेशन होते हैं। और चौथा जो होता है वो सिस्टेमिक अर्थाइटिस होता है, जिसे बॉडी के बहुत सारे ज्वाइंट में उसमें अर्थाइटिस होता है। आपको पोली आर्टिकुलर में और इसमें क्या होता है, तो पोली आर्टिकुलर अर्थाइटिस में सिर्फ ज्वाइंट में आपको इन्फ्लामेशन होते हैं, जबकि सिस्टेमिक अर्थाइटिस में ज्वाइंट के साथ साथ और भी जो उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये जो इन्फ्लामेशन बोले हैं जुवेनाइल ये इडियोपैथिक अर्थाइटिस, इसका रीजन क्या है कुछ पता नहीं चलता है क्यों हुआ सर। बस इतना है कि किसी कारण से इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया। ऐसे भी जो होता है 2-3 साल तक में बॉडी पे टी लिम्फोसाइट हाइपर एक्टिव होते हैं, किसी कारण से उसका ज्वाइंट के ही एंटीबॉडी बना लेते हैं, जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थाइटिस बोलते हैं, और बन जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर
प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभी मिलेंगे आपको। सिम्टम इसमें क्या मिलते हैं? सिम्टम इसमें वही होता है आपको कि ज्वाइंट में पेन होगा, ज्वाइंट में स्वेलिंग होती है, वहाँ पे स्टिफनेस होता है, वहाँ के मसल जो होते हैं वेस्टिंग हो जाते हैं, मसल प्रॉब्लम होने लगता है वहाँ पे। उस ये सब जर्नी प्रॉब्लम होता है उसको। और जो ज्वाइंट के स्ट्रक्चर चेंज कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि पोलियोमाइलाइटिस हो गया हो बच्चे में। जितने फिंगर होते हैं, फ्लेंजेस जो होते हैं ना, वह सब भी जो होता है डिफॉर्म होने लगते हैं। जैसा कि पोलियोमाइलाइटिस में जो होता है ना, उस टाइप का लुकिंग हो जाता है उसके ज्वाइंट का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जांच करा करके हम लोग RA फैक्टर या NTCCP, ये हम लोग टेस्ट करा के देखते हैं। हो सकता है कि इसमें पॉजिटिव आवे, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम लोग उस ढंग से इसमें हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम लोग होम्योपैथिक में क्या करते हैं, जब बच्चा इस तरह का आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, और कितने ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि जो भी इन्वॉल्व मैनेज तो उस ढंग से आई है कि ज्वाइंट के अनुसार हम थोड़ा सा मेडिसिन का पावर या मेडिसिन के टाइप्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को देखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से, तो उसमें आपको रस तक ज़्यादा उसमें आपको मिलते हैं, या फिर कॉस्ट कम भी यहाँ बहुत अच्छा काम करता है इसमें। ब्राउनिया का भी यूज हो सकता है यहाँ पे। लेकिन ये सब कुछ मेडिसिन जो होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस में। खैर, ये बच्चे तो आपको मिलेंगे ही, कभी कभी मिलते हैं इसके बारे में। लेकिन अब जो हम लोग दूसरे नंबर पर जो पढ़ने जा रहे हैं, वह बहुत ज्यादा पेशेंट मिलता है, उसको बोलते हैं लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब देखिए, ये जो पेशेंट होते हैं आपको एडल्टहुड में मिलेंगे आपको। एडल्टहुड मतलब कितना, लगभग ये 45 साल के बाद, 45 ईयर्स के बाद यह पेशेंट मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। अब डीजेनरेटिव वर्ड यहाँ पे क्यों लेते हैं हम लोग? डीजेनरेटिव अर्थराइटिस, पहला बात समझना है इस चीज को, कि यह जो अर्थराइटिस होता है यह एडवांस एज में अर्थराइटिस होता है ये। और इस अर्थराइटिस में कोई भी ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरे पैथ में हम नाम नहीं बोलना है, लेकिन दूसरे पैथ में जो होता है ना, इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट, बोलता है नहीं किसका इलाज होगा। क्योंकि इसमें मेन क्या होता है ना कि जो बोन दो ज्वाइंट के बीच में कुछ जो कुशिंग के लिए जो है ना, मतलब कि सॉकर के रूप में वहां पे कार्टिलेज होता है ना। कुशन के लिए, जैसे यानी दो बोन के बीच में कुशन मतलब हो गया वहां पर सॉकर के लिए, यानी कि फ्रिक्शन को रोकने के लिए वहां पे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज का काम क्या होता है? तो कार्टिलेज का मेन काम होता है कि दो बोन के बीच में फ्रिक्शन को बचाता है वो, सॉकर का काम करता है। जहाँ वेट बियरिंग होते हैं वहां पे ज्यादा उसका रोल होता है यहाँ पे। तो कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू का टाइप हो। वहां पर उसका काम क्या होता है कि वह आप वहां पर दो बोन के बीच में वह सॉकर का काम करता है वहां पे। और खासकर जहाँ जहाँ जितने वेट होते हैं ना, वहां पे ज्यादा काम करता है। अब ये कार्टिलेज होते हैं ना, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है। नहीं से ब्लड सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है। यह एक रबर के जैसा, एक सॉफ्ट रबर के जैसा एक मटेरियल होता है, जो बोन के एंड पे रहता है, ये कार्टिलेज। और इसको जब न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है वो बोन से मिलता है। और ये इसका मेन काम होता है दो बोन के बीच के स्पेस को मेंटेन रखता है, उसके बीच में बोन और बोन को फ्रिक्शन से बचाता है, नर्व को कंप्रेशन से बचाता है। कई तरह से ये काम करता है कार्टिलेज। और कार्टिलेज के बारे में बताया आपको कि यह एक प्रकार का सॉफ्ट रबर जैसा मटेरियल होता है, जो उस फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है बोन के जॉइंट के बीच में। ये कार्टिलेज बहुत अच्छे काम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे सबसे पहले आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज कहाँ पे होता है, नी ज्वाइंट में। उससे कम होते हैं आपको एंकल ज्वाइंट का। उससे कम होते हैं आपको हिप ज्वाइंट वाले। उससे कम होते हैं L5S1 वाला जो कार्टिलेज होता है। उससे कम होते हैं आपको जो C7 और T1 के बीच में कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो जितने कार्टिलेज का नाम बोले, सब कार्टिलेज जहाँ जहाँ वेट बियरिंग होते हैं वहां पे कार्टिलेज होते हैं ये। अब ये कार्टिलेज बनते कौन चीज से हैं? ये कार्टिलेज बनते हैं वाटर, ये सॉरी, कोलाजन प्रोटीन से और प्रोटियोग्लाइकेन प्रोटीन से बनते हैं। ये दो चीज से कार्टिलेज बनते हैं। और प्लस उसमें कॉन्डोसाइट सेल होते हैं, कॉन्डोसिल प्रोटीन भी होते हैं। ये सब मिल करके एक जो होता है एक प्रकार का डेंस इलास्टिक रबर मटेरियल बनते हैं, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं।
अब चलिए, ये कार्टिलेज किसी कारण से, जो उसका कंसिस्टेंसी जो आपका रबर जैसा होता है ना, उसकी जो वो हार्ड होने लगता है, हार्डनिंग होने लगता है। जिस हार्डनिंग होने को हम लोग बोलते हैं डिजेनरेशन बोलते हैं। और इसी कंडीशन हार्डनिंग होने लगता है। हार्डनिंग क्यों होने लगता है? तो डिजेनरेशन वर्ड कहाँ पे बोलते हैं? जब किसी सेल पर, जब किसी टिश्यू पर बार बार कोई एजेंट एक्सपोज करता हो, लेस इंटेंसिटी के एजेंट एक्सपोज करते हैं, तो उस सेल का नेचर चेंज कर जाता है। तो चेंज हो जाने को ही क्या बोलते हैं? डिजेनरेशन बोलते हैं। सेल डेथ नहीं होता है। डिजेनरेशन का मतलब डेथ नहीं बोलते हैं। डिजेनरेशन का मतलब होता है चेंज हो जाना। डेथ तो होता है, नेक्रोसिस को बोलते हैं। जब कोई सेल डेथ हो जाता है ना, तो अब सेल डेथ या नेक्रोसिस बोलते हैं। लेकिन यह सेल डेथ नहीं होता, यह जो था रिवर्सिबल इंजरी का पार्ट होते हैं ये। जब बार बार किसी सेल पर जब कोई एजेंट एक्सपोज करता है, तो सेल का नेचर क्या होता है? चेंज कर जाता है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिजेनरेशन बोलते हैं। अब क्या होगा? डिजेशन होने से क्या होगा? कार्टिलेज का जो नेचर था वो हार्ड हो जाता है, और प्लस उसका जो थिकनेस होता है ना, पतला हो जाता है। जिसके कारण क्या होगा? अब वो दो बोन के बीच का स्पेस कम हो जाता है, और वो दो बोन के बीच में फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण वहां पे इंजुरी होती है। उसके कारण वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं। तो डिजेनरेटिव अर्थराइटिस क्यों बोलते हैं? डिजेनरेटिव का मतलब हो गया कि कार्टिलेज को बार बार वहां पर रिवर्सिबल इंजुरी के कारण, या कोलाजन की कमी होने के कारण, या प्रोटियोग्लाइकेन की कमी होने के कारण, वह जो कार्टिलेज होते हैं उसका नेचर, कंसिस्टेंसी जो होते हैं, वो जहाँ पे रबर जैसा होता है उसमें हार्ड हो जाता है, और वो थिकनेस का होता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिजेनरेशन। और दो इसके बीच में स्पेस घटने से वहां पर बोन के बीच में फ्रिक्शन लगता है, वहां पर इंजुरी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस। अब जो आखिर क्यों, किस वजह से कार्टिलेज जो है तो वहाँ पर वो कार्टिलेज हार्ड हो जाते हैं, या उसका थिकनेस कम हो जाता है? रीजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कम होते हैं। जैसे बॉडी का वजन ज्यादा हो जाना, मतलब ज्यादा, जैसे बॉडी का वेट, हर जॉइंट का एक फिक्स वेट बनाया गया है कि उस वेट तक क्यों काम कर सकता है। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सर्वाइकल जॉइंट है, इसका भी अपना फिक्स वेट किया गया है कि इससे ज्यादा वेट को ये नहीं एडप्ट कर सकता है। आपको एलएस जॉइंट है, उसका भी फिक्स है। नी जॉइंट का फिक्स है। हर जॉइंट पे जो कार्टिलेज होते हैं उसका वेट का एक फिक्स किया गया कि उससे ज्यादा वो वेट को अडप्ट नहीं कर सकता। अब क्या होगा? ज्यादा वेट होने के कारण क्या होते हैं? वो डिजेनरेट होंगे, फिर वहां पे वही इंजुरी की बात होगी यहाँ पे। तो एक तो होगी यहाँ पे वेट की वजह से। दूसरा होता है कोलाजन की कमी। ओल्ड एज में होते होते क्या होते हैं ना, कि बहुत लोग कोलाजन डाइट खाते नहीं है। कि कोलाजन डाइट ज्यादातर जो होते हैं वो आपको कुछ ऐसे वेजिटेबल होते हैं जो वह मिल नहीं पाता है, और ज्यादातर नॉन वेज में होते हैं, वो भी लोग नहीं खा पाते हैं ओल्ड एज होते होते। तो इसलिए कोलाजन की कमी होगी, तो कार्टिलेज भी कमजोर हो जाते हैं। उसका कुछ लोग पानी कम पीते हैं, उसमें भी आपको कार्टिलेज गड़बड़ा सकते हैं। स्मोकिंग के कारण हो सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के कारण हो सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भी। मेनोपॉज में जो होता है, फीमेल में क्या होता है, बॉडी का जो बैलेंस सेंट्रल, जो बॉडी का सेंट्रल मास क्या होता है वो चेंज कर जाते हैं। यानी जो सेंट्रल ग्रेविटी, जो सेंटर का जो पार्ट होते हैं, वो आपको सेंटीपीटर की तरफ बॉडी का फोर्स हो जाता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरफ जो होता है जो लेटरल साइड में जो होता है प्रेशर कम हो जाता है, अब मेडियल साइड प्रेशर बढ़ जाता है। अब इसके कान कार्टिलेज वहां पे फिर क्या होता है, वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है। तो ये सब फैक्टर के कारण क्या होता है ना, कि कार्टिलेज वहां पर क्या होते हैं, डिजेनरेट करते हैं, और उसके वजह से वहां पे फिर हार्डन हो जाते हैं। तो ये सब क्या थे, इसके कॉज थे, किसके? ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के। इस रिस्क फैक्टर होते हैं। वो अलग बात है कि फीमेल में थोड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें कारण होता है या तो फिर बॉडी वेट के कारण हो गया, और टेस्टोस्टेरोन की कमी होने ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, और लेटरल प्रेशर घट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर डिजेनरेशन होने लगती है। एक ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनते हैं, है ना। इसके बाद फिर क्या होता है, ये हो गया आपको। उसके बाद तो अब बात करते हैं सिम्टम पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है ना, देखिए शुरू में सिम्टम जो होते हैं ना, जब पेशेंट आता है तो पूछिएगा बायोडेटा वाले को, कम दिन का रहेगा, उसमें ग्रेड होता है हमें। तो शुरू का जो पेशेंट का सिम्टम बोलता है कि हम जब बहुत प्रेशर से जब चलते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते उतरते हैं,
या फिर कहीं जंप करते हैं तो बहुत तेज दर्द करता है वहाँ पे, या सीढ़ी पे हम चढ़ने में थोड़ा दर्द करता है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये पहला ग्रेड बोलते हैं इसको, फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को सिर्फ स्ट्रेयर में दर्द होता है, और जंप करने पे दर्द होता है, ज्यादा तेज दौड़ने पे दर्द करता है पेशेंट को। अगर हम लोग अगर अच्छा इसमें स्पेस थोड़ा रिड्यूस करने लगते हैं इसमें, जब वही ग्रेड 2 पहुंचता है तो मरीज जब बोलेगा कि साहब अब हम ज्यादा देर चल नहीं सकते हैं, थोड़ा दूर चलने के बाद दर्द मेरा बढ़ जाता है। पेशेंट बोले आराम करते हैं तो ठीक है, और जैसे हम काम करने लगते हैं धीरे धीरे मेरा दर्द बढ़ने लगता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत अच्छी पहचान होती है, जो कि गouty आर्थराइटिस का उल्टा होता है। गouty आर्थराइटिस में आराम करने का जैसे उठता है दर्द रहता है उसको, और धीरे धीरे काम करता है तो उसको आराम होने लगता है। किसमें? गouty आर्थराइटिस में। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है ना कि जीरो, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो वहाँ पे, हाँ, तो जैसे पेशेंट जब नॉर्मल बैठा रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो काम करेगा, जैसे वो काम करेगा उसका दर्द जो है ना बढ़ने लगता है। ठीक है, ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलेगा आपको। इसके बाद क्या होगा कि ज्वाइंट जो ज्वाइंट के स्पेस यहाँ पर और घटने लगते हैं पेशेंट में। और ये पेशेंट डेट में क्या होता है कि पेशेंट वॉकिंग नहीं कर सकता, नॉर्मल वॉकिंग, स्टैंडिंग करने में दिक्कत होता है पेशेंट को। और यहाँ पे कभी कभी साउंड स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, कट 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 क्रेपिटेशन साउंड जो होते हैं ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब स्पेस इतना घट जाता है ज्वाइंट का। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही ना होता है, ज्वाइंट का स्पेस धीरे घटने लगता है, तो इतना स्पेस घट जाता है कि दो बोन में आपस में फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक साउंड डेवलप होता है। इसको हम लोग क्रेपिटेशन साउंड बोलते हैं, है ना, ये डेवलप होगा आपको। और वही ग्रेड 4 में क्या होता है ना, वो तो ज्वाइंट एकदम रेंज ऑफ मोशन घट जाते हैं ज्वाइंट का, क्योंकि वहां पे ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं। देखिए आई तो बहुत ज्यादा मतलब कि ज्यादा पेन महसूस करता है। यहाँ पर तो पेशेंट आपको बैठने पे उसको पेशेंट को दर्द होता है, यहाँ पर पोस्चर चेंज करने में पेशेंट को दर्द होता है। तो वही ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये आपको अलग अलग वेराइटीज के आपको ग्रेड होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। और इस तरह से पेशेंट का सिम्टम आपको मिलता है। और ये है कि पेशेंट जैसे जैसे आपको फिजिकल एक्टिविटी में बढ़ते जाता है, दर्द उसका बढ़ते जाता है। और जब पेशेंट आराम करता है तो ना मतलब वो ग्रेड 4 में जो होता है ना, आपको रेस्ट करने पे उसको दर्द होता है वो। यह हो गया उसके सिम्टम होते हैं। और इस पेशेंट को में क्या दिक्कत हो रही है, एक तो स्पेस रिड्यूस होने लगता है, और वहां पर धीरे धीरे बोन में फ्रिक्शन लगते हैं, और बोन में ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं। यह आपको किसी भी ज्वाइंट में हो सकता है। सबसे ज्यादा नी ज्वाइंट में होता है, उसके बाद हिप ज्वाइंट में होते हैं, उसके बाद एलएस ज्वाइंट, लंबो सेक्रम L5 और सेक्रम के बीच में जो होते हैं, वहां भी खूब डिजेनेशन होता है। कई बार आप देखे होंगे, जो स्पाइन में जब डिजेनेशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, है ना, स्पॉन्डिलोसिस। स्पाइन में वर्टिब्रा में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंज बोलते हैं। वहां पर वर्टिब्रा में जो होता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंज बोलते हैं। और वहां पर भी क्या होता है ना कि स्पाइन के बीच का स्पेस रिड्यूस करता है, तो वहां पे नाम उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। चाहे स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल का हो, या स्पॉन्डिलोसिस लंबर का हो, या एलएस का हो, लंबा से कम का होता है। तो स्पॉन्डिलोसिस नाम वहां पे चेंज हो गया। यहाँ पे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम बोलते हैं, स्पाइन में स्पॉन्डिलोसिस के नाम से जानते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस अलग होती है ना। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन पेशेंट डेवलप होते हैं। अब इसका पता कैसे लगेगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस के पता लगाने के लिए सबसे पहला तो आप क्लिनिकल सिम्टम से पता लगा सकते हैं। जैसे पेशेंट को बोलेगा कि हम ऐसे बैठे रहते हैं तो ठीक है, और जैसे जैसे हम वर्क करते हैं, टहलते हैं, चलते हैं, मेरा दर्द बढ़ने लगता है। तो कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स से पता लगा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, क्लिनिकल सिम्टम्स से भी ज़्यादा क्या है, आप पहले एक्सरे कराइए। एक्सरे कराते हैं ज्वाइंट का, तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, दो ज्वाइंट के बीच का स्पेस घटने लगता है। आप उस पेशेंट का अगर हाइट भी अपन नाप के देखिएगा ना, तो हाइट भी उसका घटने लगता है। पूरा बॉडी का हाइट आप नाप के देखिए, जितना हाइट था उसका एडल्टहुड में, वो हाइट भी रिड्यूस करने लगता है। तो चूंकि ज्वाइंट के बीच का स्पेस भी तो रिड्यूस कर रहा है ना,
दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं इसको और कंफर्म करने के लिए, क्या वहाँ पे डिजर्डेशन ज्यादा हो गई है, ऑस्टियोफाइट बन रहा है, तो इसके लिए हम लोग उस ज्वाइंट का एमआरआई कराते हैं, उसमें और ज्यादा कंफर्म कर देगा आपको। और थर्ड नंबर पे हम लोग सीआरपी टेस्ट कराते हैं, सीआरपी टेस्ट हो सकता है बढ़ा रहेगा आपको, ईएसआर भी करा के देख सकते हैं। तो जनरली क्या है ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग ये सब टेस्ट करा के देख हाँ। सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब पता लग गया ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए कुछ ट्रीटमेंट तो इसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको जैसे आपको बॉडी वेट है उसको आपको मेंटेन करना है, थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आप मरीज को दौड़ने के लिए तो बोल नहीं सकते, दौड़ेंगे तो दर्द और बढ़ेगा इसमें। तो इसलिए थोड़ा ऐसे कोई मेंटेन करेंगे, डाइट मेंटेन करेंगे, जिससे थोड़ा बॉडी वेट धीरे धीरे का थोड़ा रिड्यूस करेगा। इसके बाद जितना पॉसिबल होगा हम लोग जिससे कि ज्वाइंट पे फ्रिक्शन ना लगे, उस तरह का हम लोग कुछ मेंटेन करते हैं एक्सरसाइज के रूप में। उसके बाद हम लोग कोलाजन कंटेनिंग डाइट देते हैं, प्रॉपर इंटेक पानी का हम लोग प्रॉपर इंटेक कराते हैं, क्योंकि कार्टिलेज ज्यादातर गड़बड़ाती है पानी की कमी होने के कारण भी। और उसके बाद फिर हम लोग प्रोटीन डाइट यूज करते हैं। अगर कोई अगर हैबिट अगर हो कोई सब्सटेंस लेने का, जैसे स्मोकिंग अगर ले रहा हो, सब्सटेंस ले रहा हो, तो उस सब को अवॉइड करेंगे। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ हो उसको मेंटेन करेंगे। और बाकी हम लोग जो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अबनॉर्मल पोस्चर वर्क मना करते हैं। और जो बहुत सारे होते हैं ना जो बहुत झुक के लंबे देर तक काम करते हैं, या बहुत देर तक आपको पलथी मार के बैठ के काम करते हैं, तो ज्यादा या फिर जो नीचे से बैठ के उठते हैं तो बिना सपोर्ट के उठते हैं। हमेशा बोलते हैं कि जब 50 या 55 साल जब क्रॉस करता है ना, तो जब कभी भी जब आप बॉडी का पोस्चर चेंज करते हैं तो सपोर्ट लेग करना चाहिए। सपोर्ट लेने से क्या होता है कि आपका कार्टिलेज सुरक्षित रहेगा, ज्वाइंट सुरक्षित रहेगी। क्योंकि वह एज ऐसा हो गया कि बहुत सारे ज्वाइंट कार्टिलेज और कमजोर होने लगते हैं, इसीलिए सपोर्टिंग बहुत जरूरत होता है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करना अगर है तो सपोर्ट के साथ ही उसको हम लोग बोलते हैं पोस्चर मेंटेन करने के लिए, तभी जाकर के आप उसको आप कुछ हद तक आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए सपोर्टिंग बहुत जरूरी है। सपोर्ट ड्यूरिंग पोस्चर, सपोर्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरत होता है। इसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं मेजर का, अब वेट को बताया दिया, डाइट मेंटेन करें। अब हम लोग इसमें दवा पे आते हैं। मेडिसिन तो खैर बहुत सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। अब जैसे काली आयुर्वेद बहुत अच्छी दवा होती है इसमें, उसका अर्निका है, सालेसिया, ये सब बहुत बेस्ट काम करता है इसमें। कॉस्ट कम है, ये भी बहुत बेस्ट काम करते हैं। और इसके साथ जो होता है बाकी लोग मेंटेन करते हैं। और ऑस्टियोफाइट जो बन जाता है तो फिर वो लोग अर्निका है, कलकरिया फ्लोर है, ये सब यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बेस्ट मेडिसिन इसमें कालिया वगैरह बहुत टॉप ग्रेड के काम करते हैं इसमें। और इसके बाद फिर लोग जैसा कंडीशन पेशेंट का हो उसके अनुसार फिर लोग मेडिसिन करते हैं। अब जो हम लोग जो अगला जो हम लोग अथॉरिटी देखने जा रहे हैं वो है गाउटी अथॉरिटी से गाउटी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है ना गाउट का मतलब कुछ नहीं समझ पा रहे, गाउट किसको बोलते हैं अर्थार्टिस। कुछ लोग गाउट का गठिया मतलब अर्थार्टिस को गठिया बोल दे रहे हैं। क्योंकि अर्थार्टिस एक डिजीज का एक सिम्टम बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ डिजीज है। यहाँ गठिया का जो वर्ड रियल में गाउट में बोला गया है ना। जो रियल जो गठिया यूज करते हैं, गठिया हम लोग गाउट में यूज करते हैं, जबकि लोग गठिया को अर्थार्टिस में यूज करते हैं। अर्थराइटिस तो ग्रुप ऑफ चैप्टर हो गया ना पूरे ज्वाइंट के इंफ्लेमेशन का। अब जो बहुत सारे लोग का कहना है कि गाउट अर्थराइटिस है, नहीं, गाउट गठिया हो, गाउट गठिया को बोलते हैं। अब देखिए गठिया क्या होता है, ज्वाइंट में जो स्टिफनेस जो डेवलप होता है, स्टिफनेस, मैंने यहाँ पर गठिया स्टिफनेस को बुलाया जाता है, जकड़न को बोलते हैं। तो स्टिफनेस डेवलप इन ज्वाइंट ड्यूरिंग रेस्ट एंड ड्यूरिंग मूवमेंट, फिर क्या होता है फ्री हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है गठिया जिसको बोलते हैं गाउट कहते हैं। इसको हम लोग इसकी वजह से जो अर्थराइटिस होता है उसको हम लोग गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। गाउटी अर्थराइटिस है ना। हाँ। तो गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। गाउटी अर्थराइटिस मतलब ऐसा अर्थराइटिस जिसमें ज्वाइंट में जकड़न होता है, वहां पे मतलब स्टिफनेस डेवलप करती है। ऐसे कंडीशन को गौटिया है बोलते हैं। इसलिए कभी भी हम लोग को वर्ड पे कभी कंफ्यूज होना चाहिए। बहुत लोग बुक वही पढ़ देख सर्च करते हैं तब गलत सर्च कर लेते हैं, समझ में आता नहीं। तो होता क्या है कि हमको पहले समझना है कि गाउट गाउट अर्थराइटिस और गठिया,
तो गठिया हिंदी वर्ड होता है जो गॉट को हिंदी में बोलते हैं। अर्थराइटिस तो आपके ज्वाइंट के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, जो यहाँ पर ज्वाइंट में चाहे किसी भी तरह से आपको, अभी हम लोग दो तीन को देख लिए हम लोग किस किस वजह से हो रहे हैं। अब बात कहते हैं, ये जो अर्थराइटिस होता है, ये जिसको गouty अर्थराइटिस बोलते हैं, इस अर्थराइटिस में ज्वाइंट में स्टिफनेस भी हो जाते हैं, ज्वाइंट में आपको सैंड लाइक सब्सटेंस बन जाते हैं जिसको सोडियम मोनोयूरेट बोलते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल भी बन जाते हैं, टॉफी लाइक वहाँ पे क्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं। अब ये जो है, ये ज्वाइंट, ये प्रॉब्लम किसको होता है? ज्यादातर जो होता है, ये जो गाउट डेवलप होता है, या एडल्ट लाइफ में ज्यादा होते हैं। एडल्ट लाइफ में यानी कि 20 या 25 ईयर्स से लेकर के और 45 या 50 ईयर्स तक के पेशेंट में ये बहुत होते हैं। हाँ, होने को पर फिर 70 80 ईयर तक भी होते हैं ये। अब देखिए, ये क्या है अर्थराइटिस? इस अर्थराइटिस में ज्वाइंट में एक अबनॉर्मल कंपोनेंट डेवलप हो जाते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम मोनोयूरेट। जिस ज्वाइंट में सिर्फ फ्रिक्शन लेस कंपोनेंट बनते हैं, वहां पे ग्रीस लाइक एक सब्सटेंस बनते हैं जिसको सनेवियल फ्लूइड बोलते हैं। ज्वाइंट में सिर्फ जो है ना सनेवियल फ्लूइड रहते हैं, जो कि एक विस्कस एकदम फ्रिक्शन लेस सब्सटेंस बनते हैं यहाँ पे। उसी उसी फ्लूइड में अगर कोई सैंड आ जाता है और क्रिस्टल आ जाता है, तब क्या होगा वहां पे? अब उससे फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। वह जो ज्वाइंट, जो साइनोवियल फ्लूइड जो आपको ज्वाइंट को फ्रीली मूव करता है, और वहां पे स्टिफनेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो साइनोवियल फ्लूइड में सोडियम मोनोयूरेट वहाँ डेवलप कर जाता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट जो होते हैं वो प्रॉपर मूव नहीं करते, उसमें स्टिफनेस डेवलप होता है, जिस कंडीशन को गाउट बोलते हैं। क्यों हो जाता है गाउट? ये जो डेवलप करते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फॉर्मेशन होता है कि अमाउंट बढ़ता है? देखिए, जो यूरिक एसिड जो होते हैं उसका अमाउंट ऐसे तो 7 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है मैक्सिमम, लेकिन 7 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है, लेकिन अगर 5 मिलीग्राम पर डीएल से अगर ज्यादा होता है ना, तब भी बहुत सारे पेशेंट में वहाँ पर गाउट डेवलप हो जाता है। और लोग यहाँ पर नॉर्मल नहीं देख करके कहते हैं कि अभी 7 से ऊपर होगा तब गाउट बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है ना, यूरिक एसिड जो होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस होता है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस है, और वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस मिड वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मिड वैल्यू किसको बोलते हैं? जैसे यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज 3 मिलीग्राम से लेकर के 7 मिलीग्राम तक होता है। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमें एवरेज बताना है कि 3 मिलीग्राम से लेकर के 7 मिलीग्राम तक यूरिक एसिड होता है ब्लड में। मिड वैल्यू कितना होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 हम मानते हैं कि 7 के नीचे है 6, लेकिन 5 और 7 के बीच में भी अगर रहता है ना यूरिक एसिड, तब भी वह अपर लेवल की बात करते हैं, यानी यहाँ भी गॉट होने की चांस हो सकती है। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस है। वह हमारे बॉडी में एक प्यूरिन है, प्यूरिन नाम का एक नाइट्रोजनस बेस होता है जिसको एडिनिन गुआनिन बोलते हैं। वह एडेनिन गुआनिन जो होता है प्यूरिन बेस, वह हमारी बॉडी में कई काम करते हैं। डीएनए बनाता है, आरएनए बनता है, एटीपी बनता है, एडीपी, एएमपी, एनएडीएच, एफएडीएच, बहुत सारे कंपोनेंट बनते हैं एडेनिन गुआनिन से। वही एडेनिन गुआनिन का जब बॉडी में यूज हो जाता है ना, तो वही कैटाबलाइज होकर के और यूरिक एसिड बनते हैं। वह यूरिक एसिड 5 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, याद रखिएगा। 7 मिलीग्राम तक भले ही है नॉर्मल है, लेकिन 5 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अब यह यूरिक एसिड यूरिन से बाहर निकलता है। खाते हैं हम जितने भी डाइट लेते हैं, हर डाइट में प्यूरिन होता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, सब में होता है प्यूरिन। नाइट्रोजन बॉडी में आने पे यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड यूरिन से बाहर निकलता है। अगर किसी मरीज में 5 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे तो 7 से ज्यादा बोलते हैं ना नॉर्मल में लोग, लेकिन हम तो 5 से ज्यादा बोलते हैं, तो उसके साइनोवियल ज्वाइंट पे वो यूरिक एसिड चला जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट पे मुलाकात हो जाता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से,
जिसके बाद वहां बन जाता है सोडियम मोनोयूरेट। और यह एक सैंड लाइक मटेरियल होता है जो बालू की तरह काम करता है, वहां ज्वाइंट फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद वहां पे फ्रिक्शन डेवलप करने के बाद धीरे धीरे वहां पे ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन करता है, जिसको हम लोग गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। अब देखिए, अब इसका कारण या तो प्यूरिन डाइट ज्यादा खा रहे हैं आप, ज्यादा खा क्यों रहे हैं, या तो ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हैं या फिर ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं। दूसरा होता है बॉडी में प्यूरिन ज्यादा टूट रहा हो, चाहे वो ऑटोइम्यून के कारण हो या मेटाबॉलिज्म के कारण हो। और तीसरा है यूरिक एसिड यूरिन से बाहर निकल नहीं रहा हो। तो तीन तीन कॉज होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है कि जो हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर लोग की, जहाँ यूरिक एसिड बढ़ा होता है ना, हम पहला मना करते हैं कि हाँ दही मत खाओ, या फिर पालक मत खाओ, टमाटर मत खाओ। अरे उसको माना हो चुका, तीन को सोर्स है ना बढ़ने का यूरिक एसिड। एक तो बाहर से जो ले रहे हैं उसमें, दूसरा बॉडी में बन भी रहा है ज्यादा, और तीसरा यूरिन से कम लॉस होता है। तो पहले ध्यान दीजिए कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा किस वजह से। अब उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट की मोड करते हैं। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉर्निंग में जैसे सुबह सुबह उठेंगे, आपको जॉइंट में स्टिफनेस रहेंगे, पेन रहेंगे, और उसका जैसे जैसे काम कर लेंगे वैसे वैसे आराम हो जाता है पेशेंट को। अभी बोले ऑस्टियोआर्थराइटिस से उल्टा है ये। जब पेशेंट सो के उठता है तो जॉइंट में स्टिफनेस रहते हैं, जॉइंट में पेन रहते हैं। जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी करता है धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है, जॉइंट फ्री हो जाते हैं। यह इसकी बहुत अच्छी पहचान होती है। इसका जो पेन होता है ना, स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, लार्ज जॉइंट में बढ़ता है। इसका पेन ठंडी के दिनों ज्यादा बढ़ता है, कोल्ड वेदर में ज्यादा बढ़ते हैं। इसमें फिर डाइट लेने से भी ये ज्यादा यूरिक एसिड आपका प्रॉब्लम बढ़ता है। इसमें भी डाइट होते हैं, डाइट। तो उसके कारण यूरिक एसिड ज्यादा बनता है ठंड में जब बोले आपको। तो ये सब कारण क्या होता है, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए आपको जिसका जो पेन होता है असेंडिंग वे में पेन होता है, स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होता है। शुरू में टो में अंगूठा में दर्द होता है, फिर एंकल में दर्द होता है, एंकल में स्वेलिंग होते हैं। जब मरीज सो के उठता है तो बेड से जैसे पैर नीचे रखता है जमीन पे, मरीज को दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो ये आपको पहचान होता है उस यूरिक एसिड के बढ़ने का। और पेशेंट में सिम्टम इसी ढंग से मिलते हैं, आपको फिजिकल एक्टिविटी में आराम मिलता है। अब जब मरीज को वहां देखेंगे छू करके तो कभी कभी वहां पे आपको टॉपिक फॉर्मेशन मिलेंगे आपको। अब क्या है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में सीरम यूरिक एसिड कराते हैं तो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। और प्लस और कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसके लिए हम लोग जैसे बढ़ा है तो उसके अनुसार से रस्टक भी यूज कर सकते हैं, कोल्चिकम यूज कर सकते हैं, एसिड बेंज यूज करते हैं, अर्टिका बेंज यूज करते हैं। लेकिन पहले कंडीशन देखिए, अगर बाई द आप यूरिन अगर डाइट में ज्यादा अगर यूज कर रहे हैं तो पहले वहां कंट्रोल करना है। बॉडी में ज्यादा बन रहा है अगर बाई द वे, वहाँ अर्टिका बेंज यूज करना है। यूरिन में कम लॉस हो रहा है वहाँ पे एसिड बेंज या कॉल्शियम यूज करते हैं। तो कंडीशन के अनुसार भी यहाँ पे जो होता है ना, मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। अब चलिए, एक अर्थाइटिस जो खत्म हुआ, अगला अर्थाइटिस होता है ऑटो इम्यून। अब देखिए, हमारे बॉडी का ही एंटीबॉडी हमारे बॉडी पे हमला करते हैं। कभी सुने होंगे स्किन पे भी हमला करता है, तो वहां पे आप सुने होंगे सोरियासिस होता है, ल्यूकोडर्मा होता है, नर्व पे अटैक करता है। तो आप कभी सुनेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं। जी, कभी आप मसल पे सुनते होंगे माइस्थेनिया ग्रेविस होते हैं। उसी तरह से क्या होता है ना कि ज्वाइंट पे भी एंटीबॉडी हमला करते हैं। जैसे आप बताएं ना अभी आपको हम कि अलग अलग ऑर्गन पे भी एंटीबॉडी का हमला होता है। थायराइड ग्लैंड पे एंटीबॉडी का हमला होता है तो हेशिमोटो डिजीज हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑटोइम्यून आपको बड़े मिलते हैं। उसी तरह से ज्वाइंट पर भी कुछ एंटीबॉडी हमला करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके वजह से जो ज्वाइंट अर्थराइटिस होता है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून अर्थराइटिस बोलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, रोमैटिक अर्थराइटिस। रोमैटिक अर्थराइटिस ज्यादातर बच्चों में होते हैं, होने को तो एडल्ट में भी होता है, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है रोमैटिक अर्थराइटिस। ठीक हो जाने वाला अर्थराइटिस। क्या होता है इसमें, जब कोई ऐसा बच्चा या पर्सन या एडल्ट लंबे समय तक टॉन्सिलाइटिस से सफर होता है, फेरेंजाइटिस से सफर होता है, तो उस कंडीशन में उस बच्चों में या पर्सन में, एडल्ट में भी ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग पोस्ट स्टेप्टोकोकस अर्थराइटिस बोलते हैं या रूमेटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। तो यह कंडीशन कब होता है, जब कोई पर्सन के बार बार उसके टॉन्सिल में या फेरिंक्स में स्टेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है। उसका उसके लंबा इन्फेक्शन के कारण बॉडी में उसका एंटीबॉडी बनता है, जिसको एएसओ टाइटर बोलते हैं।
ASO टाइटर, वह एंटीबॉडी क्या होता है ना कि ज्वाइंट पे जा करके, ज्वाइंट पे एंटीबॉडी जा करके वहां पे इन्फ्लामेशन करता है, जिस कंडीशन को हम लोग रोमैटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। यह अर्थराइटिस बच्चों में ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा होता है जो बच्चे बार बार ठंडा पानी पीते हैं, या एडल्ट भी हो सकते हैं, या बार बार उसको फेरिंजाइटिस हो रहा है, बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है, तो उसके बॉडी में यह अर्थराइटिस होने की चांस होती है। यह अर्थराइटिस जो होते हैं आपको मल्टीपल जॉइंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें जॉइंट पेन और स्वेलिंग हो जाता है, स्टिफनेस भी होते हैं। इसका सिम्टम ज्यादातर रात में बढ़ता है। देखिए, सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। ये जो गौट में बोले थे क्या हम कि बेड से उठने के बाद, बेड से उठा दर्द ज्यादा रहता है, और जैसे जैसे काम करता आराम हो जाता है, फिर वह बैठेगा तो दर्द बढ़ेगा उसको। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जैसे जैसे फिजिकल वर्क करेगा तैसे दर्द होता है। इसमें क्या होता है ना कि पेशेंट को दिन भर लगभग ठीक रहता है, रात होते ही धीरे 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 इसका सिम्टम बढ़ने लगता है। और इस तरह के जॉइंट के साथ साथ पेशेंट में चेस्ट पेन भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों चेस्ट पेन होता है? क्योंकि जॉइंट पेन के साथ चेस्ट पेन का मेन रीजन होता है कि यह एंटीबॉडी हार्ट पर भी हमला करता है, हार्ट पे अटैक करता है, जिसको रोमैटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। यही एंटीबॉडी जो होता है ना हार्ट पे हमला करता है, यही एंटीबॉडी किडनी पे हमला करता है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। यही एंटीबॉडी जब बेसल गैंग्लिया ब्रेन पे अटैक करता है ना, तो वहां पे कोरिया डेवलप करता है, कोरिया, रूमेटिक कोरिया बोलते हैं। तो वही एंटीबॉडी जो होता है ना, एक एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया का एंटीबॉडी है, बैक्टीरिया कहाँ बैठा हुआ है, एंटीबॉडी ब्लड में बढ़ा, ज्वाइंट से लेके हार्ट, ब्रेन, किडनी सब पे हमला करता है वो। यह कंडीशन को बोलते हैं रोमैटिक अर्थराइटिस। और ज्यादातर होने तो सब एज में होता है, लेकिन चाइल्डहुड में ज्यादा होता है ये। अगला, इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? एएसओ टाइटर करते हैं। इलाज क्या है? सबसे पहले आप टॉन्सिलाइटिस को ठीक कीजिए, फेरिंजाइटिस को ठीक कीजिए। उसको इलाज, उसको ट्रीटमेंट कीजिए, अपने आप ही ठीक हो जाती है। बहुत ज्यादा कुछ करने से होती होती है। हम क्यों लेंगे पेरिड्यूल का इंजेक्शन, क्यों लेंगे हम पेनिसिलिन का टेबलेट? यहाँ इतना अच्छी मेडिसिन है आपका, आपका होम्योपैथ में अच्छे से काम करती है। स्टेप्टोकोक्सी नाम, एक डोज दीजिए इसको वीक में, और इस तरह से अगर आप 2-3 महीने तक दीजिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बाकी जो मेडिसिन है, आप इसमें और भी मेडिसिन आप जैसे बेराइटा का यूज कर सकते हैं, इसमें रस्टम यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक सल्फ यूज कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है फिर कंडीशन को देखते हुए, और भी तरह की दवा देते हैं। हार्ट पे हमारी हार्ट साथ में इन्वॉल्व हो चुका है, तो वहां पे फिर कैक्टस यूज करेंगे, या फिर यहाँ पे कैक्टस है, फिर उसका एकोनाइट है, फिर डिजिटैलिस है। तो वहां पे हम लोग जैसे कंडीशन देखते हुए, अब किडनी पे अटैक हो, यहाँ पे क्यूप्रामास यूज करना चालू कर देंगे। ब्रेन पे अटैक या कोरिया अटैक करेगा, जैलसेमियम यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन कहाँ पे पहुंचा है ना। यह ऑटो इम्यून कैसा ऑटो इम्यून है? यह है नॉन सेल्फ ऑटो इम्यून डिजीज। नॉन सेल्फ का मतलब है किसी बैक्टीरिया का एंटीबॉडी हमारे बॉडी पे हमला किया है। लेकिन अगला जो होता है ना, वह है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ये सेल्फ एंटीबॉडी से होता है। रोमैटिक अर्थराइटिस और रोमेटॉइड में अंतर है ना, रोमैटिक अर्थराइटिस नॉन सेल्फ एंटीबॉडी से होता है, किसी बैक्टीरिया का एंटीबॉडी हमारे बॉडी को डैमेज करता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? हमारे ही ज्वाइंट का एंटीबॉडी बन जाता है, सनोवियल सेल का एंटीबॉडी, सीसीपी का एंटीबॉडी। वही एंटीबॉडी ज्वाइंट पे बन करके उसी ज्वाइंट के सेल को जो डैमेज करता है ना, जो इरिवर्सिबल डैमेज, इरिवर्सल, यहाँ पर रूमेटॉइड हो गया ना, इरिवर्सिबल चेंजेस ऑन ज्वाइंट टिश्यू विथ इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट नोन एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यानी बोला गया है कि इरिवर्सिबल, जो कि रूमेटिक में क्या है, रिवर्सिबल चेंज होते हैं, और रूमेटॉइड में इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। और ये क्यों होता है? किसी कारण से बन गया एंटीबॉडी, सीसीपी का बन गया, या फिर उसका सर्वे सेल का बन गया, और वही एंटीबॉडी जो होता है ज्वाइंट कंपोनेंट को डैमेज करते हैं। और इसके कारण ज्वाइंट पे क्या होता है, ज्वाइंट का कंपोनेंट चेंज करते हैं, इरिवर्सिबल चेंज हो जाते हैं, मसल का वेस्टिंग, लिगामेंट का वेस्टिंग, और इतना वेस्टिंग हो जाता है कि ज्वाइंट डिफॉर्म हो जाते हैं। इसका सिम्टम आपको फ्लेंजेस से स्टार्ट होती है। ज्यादातर ये ज्यादातर डिजीज होता है ना, यह एडवांस एज में होता है। बचपन में होता है तो क्या बोले थे उसको, जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थात बोले थे। हाँ, तो यह वहां पर टाइम है ना भाई? 5 मिनट। ठीक, जस्ट।
तो हम जल्द शॉर्ट करते हैं। तो ये जो होता है ना अर्थाइटिस, ये क्या हो गया आपको, ये आपको आपको ऑटोइम्यून अर्थाइटिस कौन से सेल्फ एंटीबॉडी की वजह से होती है। अब इसमें क्या होता है ना, इसका ज्यादातर सिम्टम मॉर्निंग में होता है। ये आपको सो के ही इसका दर्द सो के उठाता है, रोमाटॉइड का। और धीरे धीरे आपको है ना ज्वाइंट का पेन जो है बढ़ने लगता है पेशेंट को। और ये आपको हर समय रहता है, और ये पेशेंट को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो कि हम लोग सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकते हैं, ज्वाइंट पेन को थोड़ा हम लोग कम कर सकते हैं। चाहे हम लोग इसमें हम लोग ब्राउनिया यूज करते हैं हम लोग, या इसमें हम लोग गाइकम यूज करते हैं, और भी तरह के मेडिसिन इसमें इसमें कंडीशन के अनुसार देखते हुए फिर हम लोग मेडिसिन को सेलेक्ट करते हैं। समय कम है इसलिए बताया जल्दी हो। एक होता है रिएक्टिव अर्थराइटिस, जिसका हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं किया था पीडीएफ में। रिएक्टिव अर्थराइटिस जो होता है वह किसी कारण से पेशेंट को, जैसे मान लीजिए किसी को लंबे समय से डिसेंट्री था, लंबे समय से पेशेंट को टाइफाइड फीवर था, लंबे समय से सपोज दैट उसको क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, उसके बाद 1 महीने के बाद पूरे ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ऐसे कंडीशन को रिएक्टिव अर्थराइटिस बोलते हैं। एक अर्थराइटिस होता है HLA अर्थराइटिस, जिसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन जो होते हैं ना वह पॉजिटिव हो जाते हैं, वह एक अलग तरह के अर्थराइटिस होते हैं। और एक अर्थराइटिस जो इन्फेक्शन से हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टिव अर्थराइटिस, जिसमें वहाँ पे इन्फेक्शन एजेंट चले जाते हैं। चाहे वो हिमेटोजिनस होगा, ब्लड के माध्यम से चले जाते हैं, या फिर फ्रैक्चर के माध्यम से हो, बायोप्सी के माध्यम से हो। अब देखो अर्थराइटिस तो बहुत बड़ी चैप्टर होती है, बहुत बड़ा एक समझते ग्रंथ है, ये किताब है। हम लोग उतना तो डील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम समय में हमको सबको डील करना है। लेकिन याद रखना, हमको अर्थराइटिस को हमको पहचानना बहुत जरूरत होता है, किस तरह का अर्थराइटिस है, क्योंकि हर अर्थराइटिस का डायग्नोसिस अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। जैसे अभी लास्ट में बोले इन्फेक्टिव अर्थराइटिस है, तो इसमें इन्फेक्शन का मेडिसिन देना पड़ेगा हमको, कि उसका जिस तरह का इन्फेक्शन का सिम्टम डेवलप हो रही है। एचएल अर्थराइटिस एक अजीब ढंग का अर्थराइटिस है। उसमें कहीं कुछ साल के लिए होता है, कुछ महीने के लिए पेशेंट को अर्थराइटिस होता है। HLA-B27 होते हैं ना, वो आपको पॉजिटिव हो जाते हैं। अब ये रिएक्टिव अर्थराइटिस बोले हैं, इस पेशेंट में क्या होता है ना कि पूरे बॉडी के हर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। और वह आपको ज्यादातर कोई इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन होने के बाद, ठीक होने के बाद आता है। कभी सुने होंगे डिसेंट्री था और 1.5 महीने के बाद पूरे ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन पेन हो गया है, ऐसा होता है। डिसेंट्री के 1.5 महीने के बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कंसल्टेशन हुआ था, कहीं एक्सपोजर लगा था, उसके 1.5 महीने के बाद उसको ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो गया। कहीं उसको टाइफाइड फीवर था, बाद 1.5 महीने बाद इन्फ्लामेशन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव अर्थराइटिस बोलते हैं, रिएक्टिव अर्थराइटिस। तो इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे अर्थराइटिस होते हैं। आज समय यहाँ पर समाप्त कम हो रही है, और इसके बाद हम यहीं पर इस अर्थराइटिस को कम कर बंद करें इस चैप्टर को। और बाकी हम तो बहुत सारी चीज बोल पाएंगे, सही गलत जो भी हो। और अगर सही है तो कोई बात नहीं, गलत हो तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका ये सेशन बहुत ही अच्छा, वेल ओरिएंटेड था, और बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर था, एक एक चीज को आपने अच्छे से समझाया सर। सो हमारा समय अब लगभग समाप्त है, पर फिर भी अगर किसी से को कुछ डाउट है तो वो एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को अगर डाउट है तो वो अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज करें। इस चैट बॉक्स में लिखा हुआ है जुवेनाइल अर्थराइटिस क्योर होता है। प्योर तो नहीं होता है, लेकिन उसको हम सर्वाइवल दे सकते हैं फिजियोथेरेपी के मैनेजमेंट से, और होम्योपैथी मेडिसिन दे करके। क्योंकि ये एक बार जब डेवलप हो जाता है हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन, तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेडिकल साइंस से वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए अभी तक। हाँ, सर्वाइवल दे सकते हैं उसको। जी, और एक और क्वेश्चन है कि सर लुपुस के बारे में भी बताएं। ल्यूपस, जो सिस्टमिक ल्यूपस मैटर जो होता है ना, इसमें बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाते हैं, डीएनए का एंटीबॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी, लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। इसके कारण क्या होता है ना कि ज्वाइंट पे जो होते हैं वो एंटीबॉडी जा करके वह वहां भी इन्फ्लामेशन करते हैं। तो एसएल अर्थराइटिस जो होते हैं ना, वह भी अर्थराइटिस, इसका हम यहाँ पर वहाँ मेंशन नहीं किए थे। एसएल अर्थराइटिस भी एक अर्थराइटिस होता है ना, जिसमें क्या होता है, इसको भी ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना ज्यादा एक एंटीबॉडी तो हम ठीक करने में दिक्कत होती है, यहाँ तो मल्टीपल एंटीबॉडी बन जाते हैं। और इसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे डिजॉर्डर होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। आगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हम लोग का समय समाप्त होता है। सो
मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने समय निकाला और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा सब लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। यंग एज में ही बहुत लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होने लग रही है। वो सही से सही पोस्चर मेंटेन नहीं करना और सही रूटीन का नहीं होने के कारण। सो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, साथ साथ में सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ में ये हिंदी सेशन हमारा समाप्त होता है और मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर।